अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी। यानी एनसीईआरटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर आज हम बात करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, जो कि जेईई मेंस और क्या कहते हैं बोर्ड लेवल के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि मेरे करीबन इम्पोर्टेंट वही क्वेश्चन हम सॉल्व करवाते हैं जो को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उससे आप ढेर सारे सवाल लगा लो। ठीक, और मैं वही सिखाता हूँ, उससे ज़्यादा मैं पूरा सीरियल बाई क्वेश्चन नहीं लगवाता हूँ। इसलिए नहीं लगवाता कि बच्चे को जब मैं पूरा बता दूंगा तो कैसे वह अपने से सॉल्व करेगा। तो मेरा बस यही काम रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊं और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। कुछ मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करूँ, कुछ आप लोग भी मेहनत करें। तो आइए अब आज हम अपने टॉपिक की ओर और बोर्ड पर लिए एक क्वेश्चन, वह टॉपिक, वह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड के नज़रिए पे से बहुत ही अच्छा ही क्वेश्चन है। ठीक, देखिए बच्चों, दिया है फंक्शन एफ ऑफ एक्स और तीन को फंक्शन एक दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 और एक दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 और एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5। ठीक, और जो पहला फंक्शन है किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में। ठीक, दूसरा फंक्शन है 1 और 3 के बीच में और तीसरा फंक्शन है 3 और 10 के बीच में। और बोला क्या है कि तो सातत्य तथा असातत्य बिंदु ज्ञात कीजिए। सातत्य तथा असातत्य बिंदुओं को हमको ज्ञात करना है कि यदि फंक्शन कंटिन्यूटी है और डिसकंटिन्यूटी है तो वह बिंदुओं को हमको बताए कि किस बिंदु पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है और कंटिन्यूटी वही बताना है। ठीक, तो अब इस प्रकार के सवाल को हमने कुछ तरीके आप लोग को एक दो पहले वाले लेक्चर में, उस वाले लेक्चर में मतलब पिछला जो लेक्चर हमने बताया था उसमें एक आध दो क्वेश्चन हमने बताए हैं, वो एकदम सेम टू सेम है। बस थोड़ा सा आप लोग को इसमें उसमें थोड़ा सा समझने के जरिया है। तो आइए वही को समझाने के लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, पहले हम लोग क्या करते थे, लिमिट लेते थे ना। तो लिमिट तो हम ऐसे ही एकदम आसानी से लिख देंगे कि लिमिट एक्स टेंड टू, पहले 1 वाला लेंगे। ठीक, 0 से 1 के बीच वाला लेंगे। तो 1 वाला लेंगे तो एफ ऑफ एक्स, क्योंकि देखिए 1 फिर 3 दिया है तो 3 से 10 दिया, तो 1 वाला लेंगे, फिर उसके बाद 3 वाला लेंगे, फिर उसके बाद 10 वाला। तो आएगा ही नहीं काम, देखिएगा हम कैसे सॉल्व करते। तो 1 वाला लिए तो देखिए दोस्त इतना बना हुआ है। ठीक, अब इसका RHL लेते हैं। ठीक, RHL लेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ ए प्लस एच। ए की वैल्यू क्या दिया है जी, ए की वैल्यू तो 1 दिया है। ठीक, और यही तो एक्स की वैल्यू है। तो ठीक, देखिए लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ 1 प्लस एच। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, फंक्शन हमारा क्या दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3। अब हम कैसे पहचाने कि हमारा यही फंक्शन क्या कहते हैं इसी में ही लाइक है, इसमें क्यों नहीं लाइक है और इसमें क्यों नहीं लाइक है। ध्यान से देखिए, सॉरी इसमें नहीं लाइक करेगा, इस वाले में लाइक करेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4। देखिएगा कैसे, जो दिया है h टेंड टू 0 प्लस दिया, तो यानी जो वैल्यू दिया है h की 0 से थोड़ा सा क्या है बड़ा है और पहले ही से ये हमारा x टेंड टू 1 है। ठीक, यानी एक और मतलब एक की ओर अग्रसर है। ठीक, तो 1 और जो h वाली वैल्यू होती है उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो 1 से थोड़ा सा क्या हो गया, बेसी हो गया। जब 1 से बेसी हो गया तो किसमें देखिए इसमें 1 से कम है और इसमें 0 से बड़ा है। ठीक, और इसमें 1 से बेसी और 3 से कम है, तो किसमें होगा, इस वाले में। तो इसलिए हमारा एक कौन सा फंक्शन होगा, ए वाला होगा। तो लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव और फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, और यहाँ पर हमारा क्या हो RHL की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। क्यों रखे नहीं 1 प्लस एच, क्योंकि यहाँ पर x का जिक्र ही नहीं किया गया, तो उसमें हम कहाँ रखेंगे, तो डायरेक्टली वैल्यू हम लोग रख दिए। ठीक, वैल्यू निकाल दिए।
ये समझ में आया नहीं कि मतलब हम डायरेक्टली आप लोग को बता रहे हैं कि इसमें लाइक कर रहा है, इसमें लाइक कर रहा है, ऐसे सब चला जा रहा है ऊपर से। तो आप लोग समझिए, मतलब हम बता रहे हैं कि जो 0+1 दिया है तो थोड़ा सा 0 से बढ़ा एच की वैल्यू, और यहाँ पर 1 देखो। इस प्रकार के क्वेश्चन को या तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, हम आप लोग को समझने के लिए बता रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसको 1 प्लस कर देंगे। अब देखिए 1 प्लस कर देंगे तो क्या होगा, 1 प्लस यानी कि एक से अधिक, एक से अधिक का मतलब इसमें लाइक कर देगा। समझ में आएगा नहीं? तो इसलिए हम डायरेक्टली नहीं करते। ये नियम होता है बेटा, ये नियम होता है। आप लोग को ऐसे ही, आप कोई भी बुक देखोगे इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ठीक, समझ में आया? कैसे हम इसके बीच में लाइक देख रहे हो ना कि कैसे लाइक कर रहा है, तो ऐसे ही इस प्रकार के क्वेश्चन को। अब हम LHL की ओर चलते हैं। LHL, ठीक, LHL लेंगे तो लिमिट h टेंड टू माइनस हो जाएगा, f आप 1 माइनस h हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अब 1 में से क्या होगा, घटेगा 0 पॉइंट कुछ करके, ठीक, घटेगा। ये क्यों घट रहा है, क्योंकि हमारा क्या है, इसमें पहले पॉजिटिव होता था तो इसमें जुड़ जाता था 1 में, और इसमें क्या नेगेटिव है तो क्या घट जाएगा। ठीक, जब घट जाएगा तो 1 से कम आएगा तो किस वाले में लाई करेगा, तो x लेस देन 1 है और इक्वल है तो यही वाले में लाई करेगा। तो फंक्शन की वैल्यू हमारे क्या आ गई, लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव, और क्या दिया है, 3 दिया है, 3 हो गया। और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अब देखिए LHL और RHL और LHL क्या है, बराबर नहीं है, तो क्या होगा, ये दोनों डिसकंटिन्यूटी होगी। क्या होगा क्वेश्चन हमारा, डिसकंटिन्यूटी होगा, यानी हमारा असांतत्य होगा। अब हमको बिंदु पूछा है, तो वह बिंदु कौन सा है, 1 है। वह बिंदु कौन सा है, 1 है। कैसे पहचाने कि 1 पर हमारा कोई जो दोनों फंक्शन है असांतत्य है, मतलब असांतत्य है। ठीक, अब 1 आ गया। ठीक, अभी हमारा 3 वाला चेक करना है। ठीक, अभी हमारा देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम क्यों निकाले जब ये दोनों बराबर ही नहीं है। समझ में आया? हमने बताया था कंटिन्यूटी दिखाने के लिए तीन चीज़ की आवश्यकता है, LHL, RHL और एफ ऑफ एक्स। तीनों जब बराबर रहेंगे तो हमारा क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूटी होगा। ठीक, जब तीनों नहीं बराबर होंगे तो डिसकंटिन्यू। तो पहले ही से हमारा LHL और RHL नहीं बराबर है तो हम क्या करें, एफ ऑफ एक्स क्यों निकाले, पता चल गया। ठीक, अब डिसकंटिन्यूटी हो गया, एक को हमारा निकल गया। अभी देखिए 3 वाला, अभी हमको 3 वाला निकालना है। तो 3 के लिए लिखेंगे फंक्शन, ये लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड टू 3 और एफ ऑफ एक्स। समझ में आया? अब लिखेंगे क्या, RHL लेंगे तो RHL हो गया हमारा लिमिट एच टेंड टू पॉजिटिव एफ ऑफ 3 प्लस एच। हम डायरेक्टली लेंगे क्योंकि हमारे पास जगह कम है। ठीक, अब 3 प्लस एच हो गया, तो ध्यान से देखिए, अब एच टेंड टू 0 पॉजिटिव है। ठीक, और 3 पहले से, तो 3 में 0 पॉजिटिव यानी 0 से थोड़ा से बड़ा होगा, डाटा करते तो ये क्या होगा, 3 से बड़ा आएगा। तो 3 से बड़ा किस में है, इस वाले में है, 3x ग्रेटर देन, यानी जो x की वैल्यू है हमारा क्या है, 3 से बड़ा है, तो किसमें फंक्शन इस वाले में आ रहा है फंक्शन के बाद। तो देखिए 5 आ गया। समझ में आ रहा है ना कि 5 कहाँ से आएगा। देखिए जो हमारा x की वैल्यू हो गई, पहले x जब RHL लिए तो x टेंड टू 0 पॉजिटिव हुआ, अब यानी 0 से थोड़ा से बड़ा आया। ठीक, जब 0 से बड़ा आया तो और 3 से पहले ही x की वैल्यू अवेलेबल, अब तीनों मतलब दोनों को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो हमारा 3 से बड़ा आ जाएगा। जब 3 से बड़ा आएगा तो किस में लाइक आएगा, देखिए x ग्रेटर देन 3 है और यहाँ पर x लेस देन 3 है, तो इसमें तो लाई नहीं करेगा। और x ग्रेटर देन 1 है, और इस क्या कहते हैं, ये तो x से खाली बड़ा 3 तो दिया नहीं है, तो x ग्रेटर देन 3 यानी 5। फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 5 आ गई। यानी तो हमारा आंसर क्या हो गया, RHL की वैल्यू क्या हो गई, 5। और LHL निकालेंगे तो LHL क्या हो गया, ध्यान से देखते रहिएगा, इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है।
LHL को देखिए, LHL क्या होगा हमारा, लिमिट h टेंड टू नेगेटिव -3 -h, ठीक। और लिमिट, अब ध्यान से देखिए, आप लोग बताइएगा कि यह किस वाले में, हम तो डायरेक्टली कर दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा। आप यह देखिए 0 से कम, यानी 3 में से 0 से थोड़ा से कम घटेगा तो मतलब 2 पॉइंट करके समथिंग 99 करके कुछ आएगा। तो किस वाले में 3 से कम आ रहा है, तो इस वाले में आ रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो हमारा ऐसा क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखिए LHL और RHL क्या है, बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, तो डिसकंटिन्यू होगा, यानी हमारा ये पूरा क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी है, ठीक। डिसकंटिन्यूटी है तो एक अशांतंत बिंदु का एक और अशांतंत बिंदु निकला है, वो अशांतंत बिंदु क्या है, 3 है। यानी हमारा 2 ठो अशांतंत, यानी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट 2 ठो है, एक 1 है, एक 3 है। समझे, अशांतंत बिंदु हमारा कैसे नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर शांतंत हमारा यानी कंटिन्यूटी पता ही नहीं है, मतलब कि सिद्ध ही नहीं हुआ है, मतलब क्वेश्चन में हमारा शांतंत दिया ही नहीं है। हमने प्रूव किया कि हमारा क्या है, फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूटी है। जब डिसकंटिन्यूटी है फंक्शन, तो क्या कहते हैं डिसकंटिन्यूटी, तो हम कंटिन्यूटी का पॉइंट कैसे ज्ञात करेंगे, जब हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूटी है ही नहीं। तो ओके, आप लोग को समझ में आया होगा यह पूरा सवाल। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार प्लीज़ वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, बिल्कुल ही आप लोग को दोबारा जब देखेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम एक और आप लोग को ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन देंगे सॉल्व करने के लिए, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट करके आंसर को बताएगा। अभी हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं, ओके। तो बच्चों देखिए, आप लोग के लिए एक नया सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, बस देखते जाइए। फलनों के सांतंत्र पर विचार कीजिए, फलनों के सांतंत्र पर विचार कीजिए। तो कैसे विचार किया जाए, उसमें 3 क्वेश्चन दे दिए हैं। कितने क्वेश्चन दे दिए, 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन माइनस के कॉस एक्स। तीसरा दिया है एफ ऑफ एक्स साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। आप लोग समझिएगा मात्र कि यह क्या तीनों इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, नहीं, यह तीनों क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके बताना है कि यह फलन सांतंत्र है कि असांतंत्र है, ठीक। तो जब क्वेश्चन में बोल ही दिया कि बताइए, विचार कीजिए कि सांतंत्र के सांतंत्र है, तो हम विचार करते हैं। आप लोग जान जाइए कि जब साइन एक्स और कास एक्स की बात आती है, ठीक, तो साइन एक्स हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है और कास एक्स भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक। जब दोनों फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, वो भी क्यों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो कहीं हम पेन उठाते हैं। देखिए, अब हम साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो हमारा पेन कहीं जब उठेगा ही नहीं, तो क्या कहते हैं, हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब हम उसको ग्राफ बनाकर दिखाएंगे, ठीक। देखिए, यह क्या है, साइन एक्स का है, कहीं उठा मेरा पेन, उठा नहीं। जब उठा ही नहीं तो हमारा यह क्या है, साइन एक्स है। जब साइन एक्स है तो यह फंक्शन क्या होगा, इज कंटिन्यूअस, ठीक, कंटिन्यूअस हो गया। अब यही हम किसका बनाए, कॉस एक्स का बनाए ग्राफ, ठीक। सभी पूर्णांक बिंदुओं के लिए बनाए। देखिए कॉस एक्स का, देखिए ऐसे ही बनता है, उठ रहा है नहीं। देखिए कॉस एक्स साइन एक्स के ग्राफ में आपको आना चाहिए, पहले बस साइन एक्स और कॉस एक्स का क्या है, ग्राफ आप लोग को आना चाहिए, तभी आप लोग इसको प्रूव कर पाएंगे कि हमारा जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। तो अब हम आपको ग्राफ बनाकर दिखा दिए
और आप लोग को उम्मीद है कि यह ग्राफ भी समझ में आएगा साइन एक्स और कास एक्स का। जैसे कि हमने आपको बता दिया था कंटिन्यूटी का परिभाषा बता दें कि यदि कोई फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, यदि एक सीध लगातार में चलता और हमारा कहीं क्रॉस कट भी ना हो, मतलब पेन मेरा उठे भी ना, तब वहाँ पर फंक्शन हमारा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने पेन उठाया नहीं, कॉस एक्स में नहीं उठाया, साइन एक्स में, तो वो दोनों फंक्शन क्या हो गए, कंटिन्यूस फंक्शन हो गए। अब समझ आया कंटिन्यूस। अब देखिए इसका एडिशन दिया है साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, तो अब ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, तो आप लोग जान जाइए। देखिए यदि कोई दो फंक्शन कंटिन्यूस है, यदि उसको जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, भाग दिया जाता है, तो वह मेरा जो फंक्शन प्राप्त होता है वह क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो आप लोग इस रूल को ध्यान से देखिए। अब हमारा सवाल ये सॉल्व हो गया। आप लोग उम्मीद हो कि कॉपी पर लिख कर अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे, हमने जितना बता दिया। अब फिर से एक बार सुन लीजिए कि यदि कोई दो फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूस हो। जब कंटिन्यूस होंगे, जब दोनों को जोड़ा जाएगा और क्या कहते हैं, घटाया जाएगा, गुणा किया जाएगा, भाग दिया जाएगा, तो क्या, देखिए कैसे हमने सवाल को सॉल्व किया। पहले साइन एक्स को अलग दिया, कॉस एक्स को, उसका ग्राफ मतलब ग्राफ से समझ गए। ऐसा यदि दो फंक्शन करके दिया जाए, पहले आप लोग अलग अलग करके निकालें कि दोनों फंक्शन क्या कंटिन्यूस है। अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन और मल्टीप्लाई क्या होंगे, कंटिन्यूस फंक्शन प्राप्त होंगे। यदि नहीं होगा तो डिसकंटिन्यू, एक भी डिसकंटिन्यूअस हुआ तो सोच ले कि हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस होगा। समझ में आया। अब हम और नए एक सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग बस ऐसे ही लुत्फ उठाइए एनसीईआरटी और इम्पोर्टेंट जेईई मेंस के क्वेश्चन पे। ये जो ग्राफ बनाए हैं ना अभी हमने, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्राफ से बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अभी नहीं बेटा, जब आप आईआईटी जेईई नीट कहती नहीं, जेईई मेंस की बात कर रहे हैं एडवांस के, तो केवल यूं ही ग्राफ बनाओगे, ग्राफ से ही सॉल्व कर लेंगे कुछ क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। ओके, तो बच्चों नया क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया हो जो कि होमवर्क के लिए बोला था, और आप लोग को यह क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट में बताना है कि सामतंत्र है फंक्शन कि असामतंत्र है। अगर सामतंत्र है तो वह कौन सा पॉइंट है, और असामतंत्र है तो वह किस पॉइंट पर असामतंत्र है। ठीक, तो उस पॉइंट को ज्ञात करके हमको कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो बच्चों देखिए आप लोग के लिए मैं नया क्वेश्चन ला चुका हूं, और वो नया क्वेश्चन लाने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को, तो बच्चों देखिए आप लोग के लिए मैं नया क्वेश्चन ला दिया हूं, और उस क्वेश्चन को अब मैं सॉल्व करूंगा। बस आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस और जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग देखिए, जेईई मेंस से ऐसे प्रूव करने के लिए पूछेगा नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं कि आपको कॉपी पेस्ट कर देगा। समझ में आई बातें। तो अब हम इसको करने जा रहे हैं सॉल्व। देखिए दर्शाइए कि जी ऑफ एक्स इक्वल एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का चिन्ह ये थोड़ा से टेढ़ा हो गया था। एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब यही होता है कि महत्तम पूर्णांक। ठीक, आपको हमको यही दर्शाना है कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को दर्शाना है कि हमारा क्या कहते हैं पूर्णांक पर सभी बिंदुओं पर, यानी जो हमारा पूर्णांक है सभी बिंदुओं पर हमारा क्या है सतत है, उसी को सिद्ध करना है। हम कोई भी पूर्णांक बिंदु मान सकते हैं, चाहे 2, 3, 4, 5 कुछ भी मान सकते हैं, और हम बस रख कर उसको हमको जांच करना है। ठीक, तो देखिए हमारा फंक्शन दे दिया है, सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट
यक्स टेन टू, मान लेते हैं, मान का हल करेंगे, देखिएगा माना पूर्णांक 2 तो लिमिट, अब यक्स की जगह क्या हो जाएगा 2 और फंक्शन जी ऑफ यक्स हो जाएगा। ठीक, अब आरएचएल लेते हैं। ठीक, लिमिट एच टेन टू 0 पॉजिटिव एफ नहीं होगा, जी होगा, जी ऑफ ए प्लस के एच होगा। ठीक, लिमिट एच टेन टू 0 प्लस जी ऑफ 2 प्लस एच। अब देखो यक्स की जगह हमारा क्या गया 2 प्लस एच हो गया, यक्स की जगह हमारा क्या होगा 2 प्लस एच। अब यही 2 प्लस एच इसमें रखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, क्या होगा फंक्शन ये 2 प्लस एच और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस एच। ओके, ध्यान से देखते रहिएगा। एच की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बड़ा है, क्या है 0 से थोड़ा सा हमारा एच की वैल्यू क्या है, बड़ा है। जब एच की वैल्यू 0 से थोड़ा सा बड़ा है, इसमें रखेंगे तो थोड़ा सा मतलब कि 2 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। ठीक, और इसमें भी रखेंगे तो 2 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। ठीक, जब रखेंगे 2 से थोड़ा सा बड़ा आएगा यानी 2 पॉइंट समथिंग करके आएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 ही होगा। ठीक, जब 2 होगा और ये इसमें मान लीजिए हमारा समथिंग पॉइंट करके कुछ करके मान लीजिए ऐसे करके डॉटेड करके 1 आ गया। ठीक, और यहाँ पर हमारा क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है। अब घटाएंगे तो हमारा समथिंग कुछ ऐसा करके आएगा। ठीक, ऐसा करके आएगा कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। इतना तक समझ में आया। अब देखिए आरएचएल लेते हैं, सॉरी एलएचएल लेंगे, एलएचएल लेंगे तो लिमिट एच टेन टू माइनस जी ए माइनस एच और लिमिट एच टेन टू 0 माइनस जी ऑफ 2 माइनस एच। ओके, अब रखेंगे लिमिट क्या आ जाएगा तो बच्चों देखिए लिमिट एच टेन टू 0 माइनस, और देखिए 2 मतलब ये क्या होगा घटेगा, एच की वैल्यू क्या होगी 0 मतलब 0 से कम होगी यानी 0.11 होगी तो कुछ 1.99 करके आएगा। ठीक, 1.99 करके आएगा और फिर उसके बाद इसमें से भी घटेगा 2 में से 1.99 करके आएगा। तो जब देखिए 1.9999 करके आएगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। ठीक, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1 होगा। ठीक, जब 2 पॉइंट देखिए क्या आएगा 1.9999 समथिंग करके आएगा। ठीक, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इतना होगा तो ये क्या होगा 19999 समथिंग करके आ गया। ठीक, जब इतना आएगा तो देखिए एलएचएल और आरएचएल क्या है बराबर है नहीं है, तो हमारा क्या हुआ सी। देखिए कोई भी ले लो, 3 ले लो चाहे 4 ले लो, 1 पॉइंट कुछ भी ले लोगे आप लोग देखिएगा सभी बिंदुओं पर बोला है ना कि फलन समस्त पूर्णांक पर क्या है बिंदुओं पर असतत है। तो वही हमको दिखाना, हमने तो एक पॉइंट चूज कर लिया था, उस समस्त पूर्णांक बिंदुओं में से एक पॉइंट हमने चुना है और उस पॉइंट पर हमने निकाल के दिखाया है। चाहे 3 लीजिए चाहे 5 लीजिए कुछ भी लीजिए, आपका देखिए एलएचएल और आरएचएल आपका बराबर नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा असतत होगा। समझ में आया बात? ओके, तो उम्मीद होगा कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा और हम अब अपने एक नया
क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन नया जज्बे के साथ अब उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए मैं नया सवाल लेके आ गया हूँ आपके लिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, बस आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन दिया है कि दर्शाइए कि एफ ऑफ एक्स मॉडुलस कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत है। हमको सिद्ध करना है कि जो मॉडुलस कॉस एक्स है इसको सतत सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? एक ग्राफ के माध्यम से या तो लिखित के माध्यम से। ठीक, अब हम थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं, तो फिर उसके बाद लिखित के माध्यम से इसको समझा देंगे हम। देखिए इसका ग्राफ कैसे होता है, मॉडल ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ जो है, देखिए सॉरी ऐसे ही बनता है मॉडल सॉरी कॉस एक्स का ग्राफ है। जब मॉडुलस कॉस, देखिए यह तो क्या है, कंटिन्यूअस है, कहीं हमारा टूट नहीं रहा है संपर्क, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हम मॉडुलस कॉस एक्स का जब ग्राफ बनाएंगे बेटा, तो आप लोग ध्यान से, ये जो मॉडुलस कॉस एक्स बनाएंगे तो ये माइनस वाला जो होता है ना पार्ट, यह ऐसे हो जाएगा। मतलब कि इसको मिटा कर बता दे रहे हैं पूरा अच्छे से, ऐसे ऐसे, मतलब देखिए कि ऐसे बना जा रहा है, ऐसे बना जा रहा है, कहीं संपर्क टूटा नहीं। जब नहीं टूटा तो यह क्या होगा, संतत होगा, सिद्ध हो गया। अब हम चलेंगे किसकी तरफ, लिखित की तरफ, इसको कैसे मान करेंगे। ठीक, तो देखिए तो बच्चों देखिए यह जो दिया है फलन ना वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, परिभाषित है। तो यह जो वास्तविक संख्याओं के लिए जब यह फलन कोई भी फंक्शन आता है जब परिभाषित हो जाता है तो इसमें दो फंक्शन आ जाते हैं। एक मान लेते हैं जी है, एक मान लेते हैं एच है। तो जब और जी और एच मान लेते तो इसको जब अलग अलग लिखेंगे तो जी को अलग लिखेंगे और एच को अलग लिखेंगे। जब इस एक फंक्शन को दो फंक्शन में तोड़ा जाता है, तो जब दो फंक्शन में इसको लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है जी ऑफ एच। ठीक, और हमने मान लिया तब परिभाषित होगा, तब दो फलन होंगे, दो फलन जी तथा एच होंगे। ओके, अब ये मान रहे हैं कि क्या है, वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है यह फलन। ठीक, जब यह वास्तविक संख्याओं के लिए जब फलन परिभाषित होगा तो इसको दो फंक्शनों में टूटेगा, जी तथा एच। और एफ को कैसे दर्शाएंगे, एफ इक्वल टू जी ऑफ एच। ठीक, अब देखिए जी को क्या लिखेंगे हम लोग, एच को लिखेंगे कॉस एक्स और जी को लिखेंगे मॉडुलस एक्स, या इस फंक्शन को ऐसे लिखेंगे। ठीक, जब दो हमारा कब होगा इस प्रकार लिखेंगे, जब फलन वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित होगा, और जब परिभाषित होगा
तो दो फंक्शनों में टूटेगा जी तथा एच, और इसी यही अब तो ही दो फंक्शनों में टूट रहा है, तो जी और एच ही टूट रहा है। तो जी तथा एच को कैसे लिख सकते हैं, एच इजकल टू कॉस एक्स और जी इजकल टू मॉडुलस एक्स। ठीक, अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे। यह जो मेरा दोनों फंक्शन होंगे, सुनिए एक बार फिर से, यह जो दोनों मेरा फंक्शन होंगे वह क्या होंगे, सतत होंगे। क्या होंगे, सतत, यानी कॉन्टिन्यूअस होंगे। जब कॉन्टिन्यूअस होंगे तब यह फंक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक, एक तरह से ये मल्टीप्लाई ही है। ठीक, तो ये भी क्या होगा, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध होगा कि यह जो फंक्शन दिया हमारा क्या है, वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। जब परिभाषित होगा, कंडीशन है यहाँ पर, यह कंडीशन है कि जब यह वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित होगा तो यह जो फंक्शन दिया रहेगा वह दो फलनों में टूटेगा। पहला क्या होगा, एच और जी में टूटेगा, और जब एच और जी में टूटेगा तो यह दोनों फंक्शन भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। नहीं भाई, एच इक्वल टू कास एक्स क्या, तो कोई भी फंक्शन के बराबर कर दो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। मॉडुलस एक्स क्या है, वो भी क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये दोनों जब कंटिन्यूअस है फंक्शन, तो जब इसका मल्टीप्लाई भी क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोग को पीछे वाले सवाल में हमने बता चुका है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर ये जो फंक्शन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड कुछ भी किया जाता है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ऐसे यहाँ पर भी समझ में आया लॉजिक, तो ठीक। इसको लिखेंगे क्या, एच इक्वल टू कास एक्स और जी इक्वल टू मॉडुलस कास एक्स, दोनों फलन सतत है तो इनका फलन यह भी सतत होगा। और इसको देखिए कैसे, ये पुनः इसको कैसे ला सकते हैं, यह और जी की एच की वैल्यू लिखेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, और ये एच की वैल्यू, जी की वैल्यू क्या है, मॉडुलस एक्स होता है। तो इसके पूरा अंदर क्या हो जाएगा, कॉस मॉडुलस एक्स। आगे समझ में आया सवाल, ओके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही वीडियो। अब हम कल अपने नए लेक्चर यानी डिफरेंटिबल की ओर चलेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह कंटिन्यूटी का जो वीडियो है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़्यादा कीजिए। ओके, तो थैंक्स।